तो हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का पार्ट 1 किया था। आज की वीडियो में हम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को ही आगे करेंगे। हमारा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का जो सेकंड पार्ट था पाई चार्ट्स का वो बचा था, और हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा और टाइम सीरीज ग्राफ जो है वो पूरे पूरे बचे हैं। तो आज की वीडियो में हम उन्हें ही करेंगे, बट आज की वीडियो में पीपीटी में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि आज वीडियो में जितने भी टॉपिक है ना वो सारे के सारे टॉपिक जो है वो प्रैक्टिकल हैं। अभी तक हमने जितना भी किया है उसमें मेजॉरिटी थ्योरी ही थी, तो पीपीटी में समझाया जा सकता है। बट आज की वीडियो में मैं आपको ये जो पीछे बोर्ड है इस पे समझाऊंगा, और हो सकता है मेरा क्योंकि इतना चेहरा नहीं देगा तो हो सकता है इंटरेक्शन कम रहे, पर समझ सब कुछ आएगा। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का पार्ट 1 जो कि बार चार्ट्स है वो कर चुके थे, और आज हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का पार्ट 2 जो है उससे स्टार्ट करेंगे पाई चार्ट से। और उसके साथ हमारा जितना भी चैप्टर बचा है इस साल के सिलेबस के लिए 2022-2023 के सिलेबस के लिए वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो पाई चार्ट से स्टार्ट करते हैं, आगे के सिलेबस की बात जब आगे करेंगे तब करेंगे। पाई चार्ट जो होता है ना वो सर्कुलर डायग्राम होता है। जैसे आपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा और प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में अभी तक क्या किया है कि आपके पास जो डाटा होता था आपने उसको एक प्रॉपर फॉर्म में लिखा है। जैसे कि बार चार्ट्स में आपने क्या किया था, आपने ऐसे ग्राफ पे बना दिया था। ये थोड़ा बहुत छोटा लग रहा होगा, पर ये मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे बार चार्ट्स में आपको कोई डाटा दिया हुआ है, जैसे यही जो डाटा यहाँ पे है कि यूएसए का हिस्सा 25% है, ये 25 आपने यूएसए का बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे ही 15 जापान का, ऐसे आपने पहले जो डाटा था वो बार चार्ट्स पे प्रेजेंट किया था। और अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, अब हम वही जो डाटा है ना वो पाई चार्ट की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, यानी सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। पाई चार्ट्स ये है, ये जो आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ये पाई चार्ट्स है, पाई चार्ट है जो सर्कुलर फॉर्म में बना हुआ है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगा और आप अपनी किताब के सारे क्वेश्चन कर लोगे। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके वो क्वेश्चन मुझे बता देना, हम उस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे। तो देखो पाई चार्ट्स में आपको ऐसे क्वेश्चन में ना एक डाटा मिला होगा और ऊपर क्वेश्चन लिखा होगा कंस्ट्रक्ट पाई चार्ट या फिर मेक पाई चार्ट, चाहे बोल रहा हूँ बताओ। तो यहाँ पे पाई चार्ट में जैसे आपको डाटा दिया है, यहाँ लिखा है कंट्रीज, ठीक है। तो कंट्रीज में लिखा है यूएसए, जापान, यूके, चाइना, अदर्स, और यहाँ लिखा है परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट, कि मतलब पूरे दुनिया में जो एक्सपोर्ट होता है ये कंट्रीज उस एक्सपोर्ट का कितना हिस्सा होल्ड करती है। यूएस से होल्ड करती है 25% एक्सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड, जापान होल्ड करती है 15%, यूके 30%, चाइना 20%, और बाकी जितनी भी कंट्रियां हैं उनका हिस्सा है 10%। ये सारे परसेंटेज में फिगर है, ऊपर लिखा है परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट, इसलिए यहाँ पे स्पेशली मेंशन नहीं किया कि ये परसेंटेज है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो इन्होंने डाटा दिया है, यहाँ पे आपको ये तो पता चल गया कि किस कंट्री का कितना हिस्सा है। पर अब देखो यहाँ जैसे 25% है, अब आप एक सर्कल बनाओ, आपको क्या पता सर्कल का 25% क्या होता है। आपने जो बचपन से मैथ्स पढ़ी है, सर्कल में तो डिग्री होती है ना, 360 डिग्री का पूरा सर्कल होता है। आपने ये पढ़ा है कि जो सेमी सर्कल होता है वो 180 डिग्री का होता है, जो पूरा सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। अब यहाँ लिखा है 25%, अब आपको क्या पता 25% क्या है। अब आप सर्कल पे मार्क कैसे करोगे कि यूके का कितना कितना हिस्सा है, यूएस का कितना हिस्सा है, जापान का कितना हिस्सा है। इसके लिए आपको वो सर्कल के फिगर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर्कल हम किस चीज में मेजर करते हैं, डिग्री में। तो ये जितने भी परसेंट है ना इनको डिग्री में कन्वर्ट कर दो। डिग्री में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि ये है परसेंटेज टू डिग्री, ये 25% को हमने डिग्री में कन्वर्ट किया, 25/100। 100 क्या है, टोटल है, इन सब का टोटल करो। वैसे परसेंटेज का टोटल हमेशा 100 में ही होता है, पर अगर आपको कोई और भी फिगर दे रखा है परसेंटेज के अलावा तो आप उसका टोटल करो। जैसे 25 + 15 40, 40 + 30 70, 70 + 20 90, 90 + 10 यहाँ आ गया 100, ठीक है। इसका टोटल है 100। तो आपको जब भी कोई चीज डिग्री में कन्वर्ट करनी हो ना तो आप कर देना नंबर अपॉन टोटल इंटू 360, जैसे हमने यहाँ किया है। अब हमने जैसे यूएसए का एक्सपोर्ट निकाला है, सर्कल में कितना आएगा, 25/100 इंटू 360, नंबर अपॉन टोटल इंटू 360। ये फॉर्मूला बना लो और ये अपने दिमाग में याद रखो, नंबर अपॉन टोटल इंटू 360। अब 25/100 इंटू 360 जब हमने किया तो हमारे पास आ गया 90 डिग्री। ऐसे ही जब हमने 15 का निकाला कि 15% जो होता है वो सर्कल का कितना डिग्री होल्ड करेगा, तो वो आ गया 54 डिग्री। ऐसे ही हमने सो ऑन
हर कंट्री का निकाला है। चाइना का आ गया 108 डिग्री, माफ कीजिएगा यूके का आ गया 108 डिग्री, चाइना का आ गया 72 डिग्री, और बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं दुनिया में उनका आ गया 36 डिग्री के। ये जो परसेंटेज दे रखी थी हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने जब डिग्री में इसको कन्वर्ट कर दिया, हम उसे पाई चार्ट में प्रेजेंट भी तो करेंगे। तो पाई चार्ट में हमने प्रेजेंट क्या करा, हमने एक सर्कल बना दिया। अब देखो, आप वैसे एग्जाम में डी भी यूज कर सकते हो, पर इतनी एक्यूरेट मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप आईडीए से भी मार्क कर सकते हो। जैसे कि ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, ये एक अंदाजन मैंने मार्क किया है कि 54 डिग्री इतना होगा, 108 डिग्री इतना होगा, 90 तो सबको पता ही है, 90 तो यूं ही बन जाता है। तो वैसे आप डी यूज कर सकते हो अगर आपको बहुत ही हर चीज बिल्कुल ऑर्डर में करनी है, पर आप अपने एस्टिमेट से भी इधर एंगल्स मार्क कर सकते हो। जैसे यहाँ मैंने किया है यूएसए का कितना था 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री तो बिना डी डी के हो जाएगा आपसे, तो मैंने 90 डिग्री यहाँ बनाया और यहाँ लिख दिया यूएसए। जापान का था 54 डिग्री, तो मैंने यहाँ 54 डिग्री आइडिया से बनाया है। ये मैंने कोई डी वगैरह कुछ यूज नहीं किया, ये एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है। और आप भी एग्जाम में ऐसे ही कर सकते हो। आपको एग्जैक्ट ये नहीं लिखना कि डी से मैं करूंगा मेजर या करूंगी मेजर तो कितना आएगा 54 डिग्री, या फिर अगर आपका 54 की जगह आपने जैसे अंदाजे से मार्क किया है, आपका 54 की जगह वो 57 58 का बन गया, तो टीचर आपके नंबर काट देगा। नहीं, ये सब आपको बस एस्टिमेशन पे पूरा करना है। अगर आपको डी से बनाना है आप बना सकते हो, पर कोई जरूरी नहीं है, उसके नंबर नहीं कटेंगे। जापान का आपने 54 डिग्री कर दिया, यूके का आ रहा था 108 डिग्री, यूके का कर दिया, चाइना का भी सिमिलरली कर दिया और अदर्स का भी सिमिलरली कर दिया। ऐसे ही आपको पूरा जो पाई चार्ट है वो बनाना है। बहुत इजी है, हर क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा। और उसको फिर आप जो भी, जैसे यहाँ तो मेरे को परसेंटेज में दिया है, हो सकता है नंबर में भी दिया होता कि 25% को मुझे नंबर में दे दिया होता कि इतना है एक्सपोर्ट, कि हर साल 10,000 केजी का एक्सपोर्ट होता है। फिर जितने भी होते हैं ना, जैसे यहाँ होता 10,000, यहाँ होता 2,000, यहाँ होता 1,000, यहाँ होता 3,000, यहाँ होता फिर से 1,000, तो मैं सबका टोटल करता, फिर वही बन जाता कि जैसे यहाँ 25% है, यहाँ लिख देता 10,000 अपॉन टोटल जो भी आता सबका इंटू 360। फॉर्मूला सेम रहेगा, नंबर अपॉन टोटल इंटू 360। ठीक है, और ये सर्कल पे मार्क करना तो कुछ भी नहीं किया, हमने आइडिया से देखा कि 54 डिग्री इतना होगा, हमने इतना मार्क कर दिया। ठीक है, तो यही है पाई चार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक टैबुलर प्रेजेंटेशन कर लिया और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो है वो हमारा पूरा हो गया है। अब हम करेंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में 3 टाइप हैं, जिसमें से पहले 2 हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है वो बिल्कुल सेम है। इसी एग्जाम्पल से मैं आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी सिखा दूंगा, पर पहले करते हैं हिस्टोग्राम। तो देखो, अभी जितना भी हम कर रहे हैं ना, जैसे ये जो पूरा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है उसमें आपको क्वेश्चन में एक डाटा दिया होगा। जैसे ये पूरा डाटा दिया हुआ है ना, ऐसे आपको क्वेश्चन में मिलेगा, तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। इसलिए मैं आपको हर कंसेप्ट एक क्वेश्चन के थ्रू ही समझा रहा हूँ, क्योंकि आपके पेपर में भी ऐसा ही आएगा। फिर चाहे आप कोई एंट्रेंस दे रहे हैं या आप 11th के पेपर दे रहे हैं। तो देखो, हिस्टोग्राम के लिए ना आपके पास क्वेश्चन आएगा और आपको ऐसा डाटा दिया होगा। यहाँ लिखा है 0 to 10, ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी है। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा की मेरी वीडियो देखी हो, ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो हिस्टोग्राम में आपको ऐसे दे रखा होगा 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी 6 है। फ्रीक्वेंसी अगर आपको नहीं पता तो फ्रीक्वेंसी होती है कि एक चीज कितनी बार रिपीट हो रही है, कि 0 to 10 में कितने बच्चों के नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो 0 to 10 में जिनके नंबर आए हैं वो हैं 6 बच्चे, 10 to 20 के बीच में जिनके नंबर आए हैं वो है 10 बच्चे, 20 to 30 के बीच में आए हैं 26 बच्चों के नंबर, 30 to 40 के बीच में आए हैं 22 बच्चों के नंबर, और 40 to 60 के बीच में आए हैं 10 बच्चों के नंबर। अब आपको यहाँ कोई डिफरेंस दिखा 40 to 60 में? अभी तक आपने जितना भी किया 0 to 10, 10 to 20, सबके बीच में 10 का गैप था, पर यहाँ पे 20 का गैप क्यों हो गया? तो हम देखो, अगर यहाँ 20 का गैप नहीं होता तो यहाँ पे क्या आता? यहाँ आता 40 to 50 और 50 to 60, और ये 9 जो है ये थोड़ा नीचे जाएगा। ठीक है, तो अब हम अज्यूम करेंगे कि ये 40 to 50 और 50 to 60 ही है, पर ये जो 10 दे रखी है ना हमें इन 40 to 60 की फ्रीक्वेंसी, इस 10 को हम अज्यूम कर लेंगे आधी ये 40 to 50 की है और आधी 50 to 60 की है। 10 का आधा कितना होता है? 10 डिवाइडेड बाई 2 होता है 5। ठीक है,
तो 5 इसमें से है 40 to 50 की फ्रीक्वेंसी और 5 इसमें से है 50 to 60 की फ्रीक्वेंसी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा है, अगर नहीं समझ आ रहा तो कमेंट करना। अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ 40 to 60 को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया पूरे इसको एक बराबर बनाने के लिए, ठीक है। अब अगला है 60 to 90, हर जगह 10 का गैप है तो यहाँ 30 का गैप क्यों है, तो ये है, यहाँ होना चाहिए था 60 to 70, 70 to 80 और 80 to 90, ठीक है। और अब हम देख रहे हैं कि 60 to 90 की कंबाइंड जो फ्रीक्वेंसी है वो है 9, तो हम अज्यूम कर लेंगे इसका 1/3 ईच पार्ट को बिलोंग करेगा। 9 डिवाइडेड बाई 3, 3, इसमें से 3 होगी इसकी फ्रीक्वेंसी, 3 होगी इसकी फ्रीक्वेंसी और 3 होगी इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एरो बहुत बुरे बन गए हैं। तो इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे इसका 1/3 पोर्शन होगा ईच फ्रीक्वेंसी। अब हिस्टोग्राम कैसे बनता है, ये डाटा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर ये डाटा में देखो हर जगह एक कॉमन डिफरेंस है और बीच में कोई ऐसा नंबर आ जाता है जिसमें डिफरेंस ज्यादा है, जैसे हर जगह 10 का डिफरेंस है, यहाँ आ गया 20 का डिफरेंस, यहाँ आ गया 30 का डिफरेंस 60 to 90 और 40 to 60 में, तो आपको उसको ऐसे करना है, जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको डिवाइड कर देना है जितना भी बड़ा गैप है उससे, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा है। फिर अब ये जो डाटा है इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, अब आपको इससे हिस्टोग्राम बनाना है, ये होता है हिस्टोग्राम, ठीक है। अब हिस्टोग्राम में आपने क्या किया, ये नीचे है मार्क्स ऑब्टेन्ड, यहाँ साइड पे है फ्रीक्वेंसी 0 to 10, ये 0 to 10 है और 0 to 10 में कितने बच्चे थे 6, 10 to 20, 10 to 20 में कितने बच्चे थे 10, 20 to 30, 20 to 30, 26, ठीक है। अब है 30 to 40, 30 to 40 में कितने बच्चे थे 22, ठीक है। अब ये 40 to 60 है ना, इसके बीच में 50 भी है, ठीक है। और वैसे ही वो जो 60 to 90 है वो है 60 to 70, 60 to 70, 70 to 80 और 80 to 90। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा है। यही है हिस्टोग्राम, ऐसे आपको क्वेश्चन में सिंपल डाटा दे रखा होगा और आपको उससे बस ये बनाना है, ठीक है। यही है बस हिस्टोग्राम का कंसेप्ट। अब हम हिस्टोग्राम के कंसेप्ट से आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा बोर्ड को साफ कर देता हूं, फिर हम करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। तो अब हम आ गए हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जो कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का ही एक पार्ट है और हिस्टोग्राम से बिल्कुल मिलता जुलता कंसेप्ट है। हमने जो क्वेश्चन पहले लिया था हिस्टोग्राम में बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया है ताकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन समझने में आपको और भी ज़्यादा आसानी रहे, ठीक है। तो एक बार एक क्वेश्चन देख लो, 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी है 6, 10 to 20 की है 10, 20 to 30 की है 26, 30 to 40 की है 22, 40 to 50 की है 5 और 50 to 60 की फ्रीक्वेंसी है 2, ठीक है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में दो तरह से आ सकता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का, एक बार ये तरीका समझ लो फिर दूसरा तरीका भी समझा दूंगा। और हमने बिल्कुल सेम, ये देखो हिस्टोग्राम बना लिया हमने, पर हम हिस्टोग्राम में क्या कर रहे थे, हमने यहाँ पूरा बार बना दिया था 0 to 10 का, ठीक है। अब हम पूरा बार नहीं बनाएंगे, अब हम 0 to 10 की जगह बस एक पॉइंट ले लेंगे। देखो वाई एक्सिस पे आपने जो पहले किया था आपने फ्रीक्वेंसी ली थी, हिस्टोग्राम में आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में भी वही सेम काम करना है। वाई एक्सिस में जो आप पहले कर रहे थे या जो आप अब कर रहे हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, डिफरेंस आएगा एक्स एक्सिस में। पहले आपने पूरा बार बनाया था 0 to 10 का, अब आपको एक पॉइंट बनाना है। अब 0 to 10 को आप एक पॉइंट में कैसे लेंगे, देखो 0 और 10 का एक बीच का मिड पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है। 0 to 10 का मिड पॉइंट क्या होगा, आप खुद सोचो, कॉमन सेंस है, 0 to 10 के बीच में क्या आएगा 5, 10 to 20 के बीच में क्या आएगा 15। वैसे अगर आप दिमाग से ऐसे अपने आप कर सकते हैं तो ठीक है, वरना एक फॉर्मूला है मिड पॉइंट निकालने का। जैसे 0 to 10 का निकालना है, 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 15, 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2 25। ऐसे आप हर चीज का मिड पॉइंट निकाल सकते हो, ठीक है। तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है, जो आपने हिस्टोग्राम में किया था आपने वही यहाँ कर दिया है। 0 to 10 की जगह बस आपने यहाँ पे एक 5 पॉइंट ले लिया है एक्स एक्सिस पे और यहाँ पे 6 ले लिया है। 5 और 6 जहाँ आया, 5, 6 वहां आपने पॉइंट मार्क कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे 15, 10 वहां आपने पॉइंट मार्क कर दिया। ये है 25, 26, ये है 30 + 40 70, 35
22। ऐसे आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में बार बनाने की जगह बस एक मिड पॉइंट ले लिया, उन पॉइंट्स को मार्क किया और उन पॉइंट्स को जोड़ के जो एक लाइन सी बन गई, जो एक अजीब सी लाइन बनी, वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। ये हिस्टोग्राम से बनाया है, ये बिना हिस्टोग्राम से बनाया है। क्वेश्चन वही सेम है, थोड़ा थोड़ा सा फैला हुआ है, ये वो जगह की थोड़ी कमी थी, पर क्वेश्चन ये बिल्कुल सेम है। ये मैंने हिस्टोग्राम की मदद से आपको बनाना सिखाया है ताकि आप इस कंसेप्ट को हिस्टोग्राम से रिलेट कर पाएं, और ये मैंने बिना हिस्टोग्राम की मदद से बनाया है। आपको करना कुछ नहीं है, बिना हिस्टोग्राम की मदद से भी आप, अगर आपने ये बार नहीं बनाया, आपको फिर भी पता है 5,6 का पॉइंट कहाँ है, ठीक है, तो आप वो मार्क कर सकते हो। ऐसे ही आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। कुछ फर्क नहीं है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और हिस्टोग्राम में, बस हिस्टोग्राम में आप पूरा बार लेते थे, यहाँ पे आपको एक मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो छोटा नंबर होता है जिसको कहते हैं लोअर लिमिट, और जो बड़ा नंबर होता है जिसको कहते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया मिड पॉइंट। एक्स एक्सिस पे आपको मिड पॉइंट ही मार्क करना है। यही आपका पूरा कंसेप्ट है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का। क्वेश्चन आपके दो तरह से आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में दिया है 0 to 10, और आपको मिड पॉइंट निकालना पड़ा ये फॉर्मूला यूज करके। हो सकता है क्वेश्चन में आपको मिड पॉइंट निकाला हुआ दिया हो, वो तो इससे भी आसान है, उसमें तो आपको मेहनत कम करनी है, मेहनत आधी करनी है। तो इसलिए एक बार आप ये वाला तरीका समझ गए तो आप मिड पॉइंट से अगर जो क्वेश्चन आएगा वो आप खुद कर लेंगे। अगर फिर भी आपसे मिड पॉइंट वाले क्वेश्चन खुद नहीं बन रहे तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का दूसरा पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं इसके आखिरी पार्ट की तरफ, ठीक है। तो अब हम थर्ड और आखिरी पार्ट पे पहुंच गए हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के, और ये है ओजाइव। अभी तक हमने इस पूरे चैप्टर में क्या किया है, क्वेश्चन में हमें डाटा दिया होता था और उस डाटा को हमने प्रेजेंट किया है। ओजाइव में भी कुछ अलग नहीं है, ये मार्क्स और फ्रीक्वेंसी जो दे रखा है ये है क्वेश्चन, और ये लेस देन और ये जो सी एफ है, सी एफ का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हम खुद निकालेंगे, ठीक है। हो सकता है अगर क्वेश्चन आप पे बहुत मेहरबान है तो आपको ये भी निकला हुआ मिले, आपको बस ग्राफ पे प्रेजेंट करना हो, पर उस क्वेश्चन की वेटेज भी कम होगी और वो क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा फिर। तो मेरे हिसाब से आपको जो क्वेश्चन है वो ऐसा ही मिलेगा, मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। तो मार्क्स और फ्रीक्वेंसी जैसे कि हर क्वेश्चन में आपको दे रखी होती है वैसे ही दे रखी है। अब आपको इससे लेस देन का ओजाइव बनाना है। लेस देन में ना आप हमेशा क्या करोगे, जैसे 0 to 5 है तो आप इसको इस तरीके से प्रेजेंट करोगे कि इस नंबर से लेस देन कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं। जैसे 0 to 5 में 5 बड़ा है ना, तो आप उसको लिखोगे लेस देन 5। 5 to 10 में 10 बड़ा है ना, तो आप लिखोगे लेस देन 10। कभी भी आप छोटा वाला नंबर नहीं लोगे, यहाँ पे आप ये नहीं लिखोगे लेस देन 0 या लेस देन 5, नीचे वाले में सेकंड वाले में आप लेस देन 5 नहीं लिखोगे। जो भी बड़ा नंबर होता है उससे लेस देन देखते हैं कितने बच्चों के आए हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने जितनी भी आगे वाली लिमिट है ना, जितनी भी बड़ी वाली वैल्यू है, हमने उससे लेस देन मार्क्स देखे हैं कितने बच्चों के हैं। लेस देन 5, 5 बड़ा है, लेस देन 10, 10 बड़ा है, एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि लेस देन 5 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब लेस देन 5 कितने बच्चों के आए हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन में कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप ये देखिए। लेस देन 5 में है 3, फ्रीक्वेंसी भी 3 है और सी एफ भी 3 है, पर लेस देन 10 में है 13। 13 क्यों, यहाँ पे हमने किया है 10 + 3, ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है हमने वो भी ऐड करी है। क्यों, क्योंकि लेस देन 10 में वो बच्चे भी तो आएंगे जिनके 5 से कम नंबर आए हैं, ठीक है। इसलिए हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेस देन में, हम एक फ्रीक्वेंसी में अगली ऐड करती चलेंगे। जैसे कि लेस देन 15 में हमने 13 + 20 किया है, क्योंकि लेस देन 15 में वो बच्चे भी आएंगे जिनके 10 से कम है और 5 से कम है। ऐसे ही हमने पूरा टेबल बनाया है। और फिर जब हम ये टेबल बना लेंगे, जो बहुत आसान सा टेबल हमने बनाया है, पहले हमने लेस देन देखा, लेस देन में हम हमेशा बड़ी वाली आगे वाली वैल्यू लेते हैं, और उसके बाद हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, यानी हम एक के बाद एक ऐड करते गए। 3 + 10 यहाँ पे, 10 + 20 यहाँ पे, 20 + 30 यहाँ पे, और ऐसे ही हमने आगे किया है। अब इसको हमने ग्राफ पे प्रेजेंट करना है। ये देखो, जो एक्स एक्सिस है ना, ये है कि लेस देन कितना है, और ये ऊपर है कि मार्क्स कितने बच्चों के नंबर आए हैं। ऊपर है फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे है कि लेस देन कितना है। लेस देन 5 है 3, लेस देन 10 है 13, लेस देन 15 है 33। देखो ग्राफ तो आपके पास ये डाटा है, आपने उसको बस दिखा दिया। मुश्किल जो है, मुश्किल भी नहीं, जो मेन काम है वो है इसको समझना।
ग्राफ पे तो बच्चा भी प्रेजेंट कर देगा, ठीक है। तो ये देखो जैसे लेस देन 5 है, ये 5 है, यहाँ पे 3 बच्चे आ गए। ये थोड़ा एक्यूरेट नहीं है 3, क्योंकि ये हाथ से बनाया है, ये एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि बोर्ड पे ग्राफ नहीं आ सकता। लेस देन 5 में है 3, लेस देन 10 में है 13, और लेस देन 20 में है 33, लेस देन 15 में है 33, लेस देन 20 में है 63, ठीक है। तो मैं होप कर रहा हूँ आपको ये समझ आ गया लेस देन ओजाइव। अब आगे बढ़ते हैं मोर देन ओजाइव, जो कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का लास्ट पार्ट है, और लगभग लगभग अगर आप मोर देन ओजाइव तक कर लेंगे तो आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने देख लिया है अलग अलग डाटा को ग्राफ में कैसे प्रेजेंट करते हैं, हमने देखा कि लेस देन में कैसे प्रेजेंट करते हैं, अब हम देखेंगे मोर देन में कैसे प्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन वही सेम है जो हमने लेस देन में देखा था, वही सेम क्वेश्चन है, बस फर्क यहाँ है, वहां पे हमने लेस देन सीरीज बनाई थी, यहाँ हम मोर देन सीरीज बनाएंगे। तो देखो जैसे लेस देन सीरीज में अगर 0 to 5 होगा तो आप लिखोगे लेस देन 5, आगे वाली जो बड़ी वाली वैल्यू है, जो अपर लिमिट है, लेस देन सीरीज में वो लिखते हैं। मोर देन सीरीज में उल्टा है, जो 0 to 5 में छोटी वैल्यू है वो आप लिखोगे, जो पीछे वाली वैल्यू है वो आप लिखोगे। जैसे यहाँ है 0 to 5 में 0 छोटा है तो आप मोर देन 0 लिखोगे, 5 to 10 में 5 छोटा है तो आप मोर देन 5 लिखोगे, और ऐसे ही आप देखोगे हर जगह यहाँ छोटी वाली वैल्यू है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे है। जैसे यहाँ मोर देन 0 है तो यहाँ लिखा है 100, पर यहाँ तो कहीं 100 है नहीं, यहाँ 3, 10, 20 ऐसे ऐसे नंबर है। जो इनका टोटल है ना फ्रीक्वेंसी का, वो है 100, और हमने यहाँ 100 इसलिए लिखा है क्योंकि मोर देन 0 में सारे बच्चे होंगे, जिनके 0 to 5 आए हैं, जिनके 5 to 10 आए हैं, जिनके 10 to 15 आए हैं, एंड सो ऑन, जिनके जितने भी नंबर आए हैं मोर देन 0 तो सबके ही आए हैं ना, इसलिए मोर देन 0 में सारे बच्चे हैं। मोर देन 5 में हमने 100 माइनस 3 किया, 100 माइनस 3 हमने इसलिए किया क्योंकि मोर देन 5 में वो 3 बच्चे नहीं है जिनके 0 to 5 के बीच में आए हैं, इसलिए हमने उन बच्चों को एक्सक्लूड किया है जिनके 0 to 5 आए हैं, इसलिए हमारे पास 100 माइनस 3 97 आ गया, ठीक है। ऐसे ही हमने मोर देन 10 में 100 में से, या फिर मान लो 97 में से हमने 10 और कम कर दिया। क्यों? क्योंकि मोर देन 10 में वो बच्चे नहीं है जिनके 3 और 10 आए हैं, जिनके 0 to 5 और 5 to 10 के बीच में आए हैं। ऐसे ऐसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे ना, हम पीछे की एक वैल्यू माइनस करेंगे। जैसे 100 है और यहाँ 3 है, तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम 100 में से 3 माइनस करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हम 97 में से 10 माइनस करेंगे। जैसे जैसे आप मोर देन सीरीज के ग्राफ में आगे बढ़ेंगे ना, आप एक पीछे वाली वैल्यू माइनस करेंगे। अगर आपको रट के करना है तो आप ये याद कर लो कि एक पीछे वाली वैल्यू जो है वो माइनस होती रहेगी टोटल में से, बट अगर आपको लॉजिक से करना है तो आप खुद सोचिए। मोर देन 0 में सारे बच्चे आएंगे, मोर देन 5 में जिन बच्चों के 0 to 5 के बीच में आए हैं वो नहीं आएंगे, मोर देन 10 में 0 to 5 और 5 to 10 के बीच जिनके नंबर आए हैं वो बच्चे नहीं आएंगे। तो ऐसे ही बनाते हैं। हो सकता है आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हो, मार्क्स और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, हो सकता है आपको मोर देन या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की फॉर्म में दिया हो और आपको ग्राफ बनाना हो। अब यहाँ पे मैंने ग्राफ नहीं बनाया क्योंकि मैंने लेस देन सीरीज में भी आपको सिखाया है ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो इस क्वेश्चन का ग्राफ बनाना मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। हमेशा याद रखना, जो लेस देन सीरीज का ग्राफ होगा वो नीचे से ऊपर जाएगा ऐसे, और जो मोर देन सीरीज का ग्राफ होगा वो ऊपर से नीचे जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको मोर देन सीरीज समझ आ गया है। तो हमारा लगभग सारा चैप्टर हो गया है। अब टाइम सीरीज ग्राफ जो है हमारा वो बचा है। टाइम सीरीज ग्राफ एक तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बेसिक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ टाइम सीरीज ग्राफ की। आपको याद है हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में यूनिवेरिएट और बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया था, बस उसी का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है टाइम सीरीज ग्राफ। टाइम सीरीज ग्राफ दो तरह के होते हैं, 1 वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ और 2 वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ। वन वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ में आप ग्राफ पे सिर्फ एक चीज़ प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि आपने बच्चों के इकोनॉमिक्स में मार्क्स प्रेजेंट किए 1 वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ में, बट वहीं 2 वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ में अब 2 सब्जेक्ट के मार्क्स प्रेजेंट कर दो एक ही ग्राफ पे, जैसे कि आपने इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स दोनों के मार्क्स दिखा दिए 2 वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ में। बस यही है, इसमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको टाइम सीरीज ग्राफ में। थोड़ा बहुत देख लो, रीडिंग दे दो, और हमारा ये चैप्टर हो गया है। जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ था उसका स्क्रीनशॉट लो, उसके नोट्स बनाओ, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, और जो मैंने ग्राफ बनाने को बोला है, ओजाइव बनाने को बोला है मोर देन का, वो ओजाइव ज़रूर बनाना, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। और अगर आपको 11th का ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसको अपने 11th के दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करो। और आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।